की डिप्लोमेसी, ट्रंप की गर्दन फंसी। ड्रैगन की चाल, अमेरिका हुआ बेहाल। शी की चिटकिट, अमेरिका हुआ चित। चतुराई ना आई काम, डिप्लोमेसी धड़ाम। ट्रंप वर्सेस जिनपिंग, कौन है वर्ल्ड किंग? दर्शकों, आप देख रहे देश का सवाल। बड़ा सवाल यही है कि वर्ल्ड किंग कौन है। जी हां, दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक जंग अमेरिका वर्सेस चाइना। लेकिन बड़ी खबर यह है कि 11 साल के लंबे अंतराल के बाद सितंबर में जिनपिंग साहब अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। एक तरफ चीन है जो ईरान से लेकर सऊदी अरब और प्रशांत तक अपनी कूटनीतिक पकड़ मजबूत करने में जुटा है। दूसरी ओर अमेरिका है जो ऑकस से लेकर जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस तक अपना गठबंधन मजबूत कर रहा है। सवाल सिर्फ यह नहीं कि कौन ताकतवर है, सवाल यह है कि किसकी कूटनीति दुनिया को अपने पाले में लाने में कामयाब रही। क्या चीन अमेरिका के पुराने प्रभाव वाले इलाकों में सेंधमारी कर रहा है, या फिर अमेरिका ने चीन को रोकने के लिए ऐसा कोई सुरक्षा घेरा तैयार कर दिया है जिससे ड्रैगन की मुश्किलें बढ़ रही हैं? एक तरफ चीन की डिप्लोमेसी, दूसरी तरफ अमेरिका का अलायंस पॉलिटिक्स। क्या दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर वॉशिंगटन लिखेगा या बीजिंग? आज की बहस में सवाल सीधा है, चीन अमेरिका को घेर रहा है या अमेरिका ने चीन को घेर लिया है? क्या नए वर्ल्ड ऑर्डर में दर्शकों चीन का प्रभाव बढ़ रहा है? क्या अमेरिका की मजबूरी है कि वो चीन को प्लीज करे, यानी खुश करे अपने कारोबारी फायदे के लिए? जरा आलोक सहाय और सुनिए संजीव श्रीवास्तव को वो इस मसले पर क्या कह रहे हैं। सत्ता संभालने के बाद जी ने पिछले अपने शासनकाल में करीब 56 अंतर्राष्ट्रीय विजिट्स किए हैं, लेकिन पिछले 11 साल में अमेरिका का उनका यह पहला विजिट है, जिससे यह साफ पता चलता है कि पिछले कई वर्षों में अमेरिका के साथ चीन के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। अभी पिछले मई में ट्रंप साहब ने चीन का विजिट किया था, तो क्या यह विजिट 24 सितंबर को सिर्फ एक रेसिप्रोकल विजिट बन के रह जाएगा, या चीन और अमेरिका के बीच में विभिन्न पहलुओं पर जो गतिरोध है उस गतिरोध को दूर करने का कोई सफल प्रयास होगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सितंबर के महीने में होने वाला अमेरिका का दौरा चाइना के लिए भी महत्वपूर्ण है, और चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच के जो संबंध है वो मेजर पावर रिलेशनशिप है, और चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में एक बड़ा व्यापारिक संबंध भी है। अनेक जो महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दे हैं उन पर भी चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक गहरी रणनीतियाँ होती हैं। तो आपने एक्सपर्ट को सुन लिया। दर्शकों, अब देश का सवाल सुनिए जिस पर चर्चा होगी। क्या जिनपिंग का यूएस दौरा चीन की बढ़ती ताकत का संकेत है? जी हां, सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। क्या ट्रंप को चीन के सामने समझौते की अब जरूरत पड़ गई है? सवाल नंबर 3 जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, क्या ट्रेड वॉर में अमेरिका को चीन से ज्यादा नुकसान हुआ है, इसी वजह से अमेरिका थोड़ा नर्म पड़ गया है? सवाल नंबर 4, क्या चीन अब अमेरिकी दबाव को चुनौती देने की स्थिति में पहुंच गया है? क्या चीन की ताकत अब बेशुमार तरीके से बढ़ी है? सवाल नंबर 5, क्या अमेरिकी दबदबे का दौर खत्म और चीनी दबदबे का दौर शुरू हो रहा है? दर्शकों, अगले 1 घंटे लगातार इस गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। कैसे आने वाले वक्त में अब चीन अमेरिका पर 20 साबित होता दिख रहा है? खबर क्या है, पूरी खबर समझिए, खबर का मजमून समझिए, उसके बाद मैं इसका इंपैक्ट आपको बताऊंगा। जी हां, खबर नंबर 1, 23 से 25 सितंबर की बीच शी जिनपिंग अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं। सुन के थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ होगा आपको। खबर नंबर 2, 11 साल बाद जिनपिंग की पहली अमेरिकी यात्रा है, 2 कट्टर दुश्मन मिल रहे हैं, तो बहुत कुछ बदलेगा दर्शकों। खबर नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। 24 सितंबर को ट्रंप से मुलाकात का कार्यक्रम है, व्हाइट हाउस में यह बड़ी बैठक होगी, लेकिन अभी जिनपिंग सिर्फ ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं और कोई कार्यक्रम नहीं जारी हुआ है और ना ही कोई कार्यक्रम जारी होता दिख रहा है। ये एक सिंपल साधारण मीटिंग होगी जिसमें से जिनपिंग और ट्रंप होंगे। खबर नंबर 4, ट्रेड वॉर पर चर्चा हो सकती है। ट्रेड वॉर यानी टैरिफ बाजी जो कर रहा था अमेरिका, उस पर जरूर गंभीर चर्चा होने वाली है। हां, चर्चा ईरान पर भी होगी।
खबर नंबर 5, ताइवान और एआई भी चर्चा के प्रमुख मुद्दे रहेंगे क्योंकि अमेरिका इस वक्त बहुत डेस्परेट है रेयर अर्थ मेटल के लिए, जो सिर्फ अमेरिका के अलावा चाइना के पास बहुतायत में है। खबर नंबर 6, ईरान हॉर्मुज संकट पर भी बातचीत संभव है। ईरान वॉर को लेकर चर्चा होनी बहुत जरूरी है क्योंकि सब जानते हैं कि रशिया चाइना पिछले दरवाजे से ईरान की मदद कर रहे हैं। अब नए वर्ल्ड ऑर्डर को समझना भी जरूरी है क्योंकि यहां पर चाइना मजबूत दिख रहा है, अमेरिका कमजोर होता दिख रहा है, लेकिन कहते हैं डिप्लोमेसी में कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता। जानकारी आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, अमेरिका अभी भी नंबर 1 महाशक्ति है अगर हम जियोपॉलिटिकल नंबरिंग की बात करें, जियोपॉलिटिक्स की बात करें। जानकारी नंबर 2, चीन सबसे बड़ा चुनौतीकर्ता साबित होता दिख रहा है, उभर रहा है, सामने आ रहा है, लेकिन नंबर 1 पर अभी भी कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका। जी हां, जानकारी नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, भारत तेजी से उभरती ताकत के रूप में अब अपने आप को आगे ला रहा है। हम डेवलपिंग कंट्री हैं, 47 तक का विजन पीएम ने दिया है, हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे 2047 तक। जी हां, अगली जानकारी नंबर 4, रूस की सैन्य रणनीति की भूमिका बहुत अहम है। रशिया, चाइना, इन्होंने पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदला है, लेकिन अभी भी वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत सारी जरूरी चीजें हैं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। अगली जानकारी आपकी स्क्रीन पर, ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, और सितंबर में ब्रिक्स मीटिंग होने जा रही है भारत में। जी हां, उसके अलावा जानकारी नंबर 6, डॉलर को चुनौती देने की कोशिश हो रही है और यही तो सबसे बड़ी चिंता अमेरिका की है। डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया से अमेरिका बहुत खौफ खाता है और इसीलिए शायद चाइना के साथ बातचीत में इस मसले पर चर्चा हो। जानकारी नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। 7, अमेरिका वर्सेस चीन की नई महाशक्ति अब प्रतिस्पर्धा बन रही है। चीन और अमेरिका अब दुनिया के पटल पर उभरते दिखाई दे रहे हैं, बाकी मुल्क थोड़े धुंधले होते जा रहे हैं। अगली जानकारी आपकी स्क्रीन पर। जानकारी नंबर 8, दुनिया अब ज्यादा बाइपोलर हो गई, यानी बहुध्रुवीय हो गई है। किसी एक सेंट्रिक शक्ति पर सब डिपेंडेंट नहीं है, हर कोई अपना अपना ऑप्शन तलाश रहा है, ढूंढ रहा है। एआई और टेक्नोलॉजी नई ताकत का आधार बने हैं जिसमें अमेरिका, चाइना जैसे देश लीड कर रहे हैं पूरी दुनिया को। अगले कंटेंट पर आते हैं दर्शकों। आपने समझ लिया जियोपॉलिटिकल नया ऑर्डर क्या है, लेकिन चीन की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी के बारे में अगर आपको मैं नहीं बताऊंगा तो आपको जिनपिंग का ये दौरा उतना अहम नहीं लगेगा। कैसे, वो इंफॉर्मेशन भी आपको देने जा रहे हैं। कहां कहां अमेरिका को कूटनीतिक पटखनी चाइना ने दी है। 2023 में चीन ने ईरान सऊदी के बीच सुलह कराई, ये बहुत क्रूशियल डेवलपमेंट था। तमाम मुल्क लगे रहे लेकिन चाइना ने यह काम करा दिया। इन्फो नंबर 2, आसियान में चीन ने दक्षिण चीन सागर पर दबाव झेला नहीं। 2012 की बात है, वहां पर उन्होंने आसियान को किनारे कर दिया। साउथ चाइना सी हमारा है, जो चाहेंगे वहां पर करेंगे। इन्फो नंबर 3, 2016 दक्षिण चीन सागर पर आसियान को एकजुट करने में यूएस नाकाम रहा था। यह बहुत बड़ी अमेरिकी नाकामी थी जिसका फायदा चाइना को मिलता दिखाई दिया। इन्फो नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, बहुत क्रूशियल जानकारी। 2019 सोलोमन आइलैंड ने ताइवान छोड़कर चीन से रिश्ते बना लिए, यह भी बहुत बड़ी नाकामी थी अमेरिकी कूटनीति के लिए, अमेरिकी डिप्लोमेसी के लिए। चाइना यहां भी जीता। जी हां, अगली जानकारी आपकी स्क्रीन पर। 2022 में आते हैं। चीन सोलोमन सुरक्षा समझौते से अमेरिका की चिंता बढ़ी, ताइवान अलग थलग पड़ गया, सोलोमन चाइना साथ आ गए। यहां पर भी अमेरिकी कूटनीति बहुत कमजोर दिखाई दी। इन्फो नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। 2026 का साल, ईरान संकट में चीन की मध्यस्थ की भूमिका बढ़ी और यही तो वजह है कि जिनपिंग से मुलाकात ट्रंप करना चाहते हैं। और आपको याद होगा ट्रंप अभी कुछ महीने पहले चाइना होकर आए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अमेरिका की चीन पर कूटनीतिक बढ़त के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। अमेरिका की कूटनीति इतनी कमजोर भी नहीं है। देखिए इन्फो नंबर 1, 2021 का साल, ऑकस के जरिए अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया एक साथ आ गए और यही तो चाइना के पे दबाव बनाने की बहुत बड़ी रणनीति थी जिसमें अमेरिका कामयाब हुआ। इन्फो नंबर 2, फिलीपींस, अमेरिका ने रक्षा और सैन्य सहयोग मजबूत किया। यहां पर भी बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक हार चाइना की दिखाई और समझ में आती है। इन्फो नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। जापान, दक्षिण कोरिया और चीन के सामने मजबूत अमेरिकी सुरक्षा नेटवर्क खड़ा होने लगा जो चाइना को चिंता में डालने वाला था। इन्फो नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। पैसिफिक आइलैंड, अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी और यह भी बहुत क्रूशियल डेवलपमेंट था अमेरिका के लिहाज से चाइना के खिलाफ। इन्फो नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। इंडो पैसिफिक, जी हां, इंडो पैसिफिक, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के साथ रणनीतिक साझेदारी अमेरिका ने मजबूत की। यहां पर भी चाइना को यह चीज बहुत नागवार लगी, नाखुशी चाइना ने जाहिर की।
इन्फो नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। गठबंधन की ताकत अमेरिका के पास, चीन की तुलना में ज्यादा औपचारिक सुरक्षा गठबंधन अमेरिका के पास है। जी हां, नेटो को हम कैसे भूल सकते हैं, यानी मुल्कों की अगर लिस्ट हम बनाएं तो अमेरिका ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। दुनिया के कौन कौन से देश अमेरिका के साथ खड़े हैं, ये फटाफट वो लिस्ट भी आपको मैं दिखा दूं दर्शकों। लंबी फहरिस्त है। देश नंबर 1 ब्रिटेन है, जी हां, अमेरिका के साथ खड़ा है। देश नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, वो है कनाडा। कनाडा भी अमेरिका के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। देश नंबर 2 कनाडा आपकी स्क्रीन पर है। देश नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया। देश नंबर 4 इसी तरह से जापान है। देश नंबर 5 दक्षिण कोरिया है। देश नंबर 6 अगर हम बात करें तो वो जर्मनी है। देश बदलते रहेंगे, आप देखते रहिए। देश नंबर 7 फ्रांस है। देश नंबर 8 इटली है। इसके अलावा अगला जो देश है, देश नंबर 9, वो पोलैंड है जो अमेरिका के साथ खड़ा है। देश नंबर 10 की बात करें तो इजराइल है, बहुत करीबी अलाई। देश नंबर 11 सऊदी अरब है। देश नंबर 12 फिलीपींस और देश नंबर 13 न्यूजीलैंड है। लंबी फहरिस्त दर्शकों। और देश नंबर 14 भारत। जी हां, हम भी अमेरिका के एक बहुत कुशल और बड़े अलाई दर्शकों। एक बड़ा पैनल कुछ ही वक्त में मेरे साथ जुड़ने जा रहा है। इन देशों की फहरिस्त मैं आपको दिखा रहा हूं। दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, इसके अलावा ताइवान, नेटो के सारे देश, जर्मनी, भारत, ये तमाम देश अमेरिका के साथ खड़े हैं। लेकिन दर्शकों, अब जिनपिंग साहब 11 साल के बाद अमेरिका जा रहे हैं, इसके मायने मतलब क्या है? ट्रंप गए थे चाइना और ऐसा लगा कि बहुत दबाव में है, कारोबारी रिश्ते बेहतर करने की कोशिश में वो वहां पर पहुंचे थे। लेकिन चाइना बहुत शांत, बहुत काम दिखाई दिया। डायरेक्ट किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में चाइना शामिल नहीं हुआ, लेकिन उसने कमाल कर दिया। और वो कमाल आपको दिखाई दे रहा है इस रूप में कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर अब चेंज हो गया। जी हाँ, मैं दर्शकों अब मैं आपको वाकिफ कराता हूं अपने पैनल से जो कुछ वक्त में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। कुछ हमारे पैनल साथ जुड़ भी चुके हैं। स्वागत कीजिए एम्बेसडर सुशील सिंघल साहब का, फॉर्मर डिप्लोमेट है। जय हिंद सर, प्रणाम, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। प्रोफेसर करोड़ी सिंह साहब हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। जय हिंद सर, प्रणाम। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया। दिगंबर इस्लामपुरे अमेरिका से, न्यूयॉर्क से लाइव जुड़े हमारे साथ अमेरिकी इश्यूज पर बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दिगंबर साहब। सबसे पहले सिंगल सर मैं आपके पास आता हूं। 11 साल के बाद शी जिनपिंग अमेरिका जा रहे हैं, वॉशिंगटन में मुलाकात होगी, व्हाइट हाउस में चाय की चुस्कियों पर चर्चा होगी। इस पूरे घटनाक्रम को डिप्लोमेटिकली आप कितना क्रूशियल देख रहे हैं सर? Sir, you're on a mute, I guess. Unmute yourself. Mr. Singhal, आप सुन पा रहे हैं मुझे? You can hear. Right, sir. I can hear you, sir. Please go ahead. So, ये जो विजिट होने वाली है Sir. जी, ये बहुत ज्यादा एंटिसिपेटेड है, पर्टिकुलरली प्रेसिडेंट ट्रंप के लोग के लिए, क्योंकि मई में यात्रा हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप, और उसके बाद उन्होंने बहुत बड़े अनाउंसमेंट किए थे कि हम गोइंग करने वाले हैं, हम ईरान पे मेरी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। लेकिन जिस तरह से प्रेसिडेंट जिनपिंग ने ट्रंप को चेतावनी दी ताइवान की कि ताइवान एक हमारे लिए रेड लाइन, तो अब ये विजिट जो होने वाली है ये मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है। इस साल की महत्वपूर्ण विजिट में से एक विजिट है, और इसमें जो डिस्कशन होगा वो डिस्कशन होगा ताइवान के ऊपर, एशिया में अमेरिका के प्रेजेंस के ऊपर, ईरान के ऊपर, रशिया के ऊपर, और जो बहुत ज्यादा एंटिसिपेटेड है कि वो कंसेशंस उसके ट्रेड के ऊपर क्या डिस्कशन होगा। और एआई की इनकी मीटिंग भी होने वाली है, एआई और सेमीकंडक्टर के ऊपर, क्योंकि अमेरिका के पास वो है जो चाइना चाहता है, और कुछ चीन के पास है जो अमेरिका चाहता है, राइट सर। रेयर। तो वहां पर बहुत बड़ी बार्गेनिंग होगी, और जो होने मेरे को जो लग रहा है कि चीन अपनी लिस्ट ऑफ डिमांड लेकर के जाएगा प्रेसिडेंट जिनपिंग, जैसा कि ताइवान के बारे में मालूम है ताइवान पे क्या कहने वाले हैं, और $13 बिलियन की डील होने बातचीत चल रही है वेपन्स की, जिसको मई में जिनपिंग ने उसको बड़ा साफ तौर पे कहा था कि ताइवान हमारी डेडलाइन, और अगर आप ताइवान को सपोर्ट करते हैं तो आप हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी, जबकि प्रेजेंस में ही बात बोली। तो जिनपिंग आई थिंक कहेंगे उनसे कि जो है आप जो है $13 बिलियन की जो सेल करने वाले हैं वो आप जो है उसको ना करें, क्योंकि उसमें बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ इक्विपमेंट वेपनरी वगैरह शामिल है, तो उसमें वहां पे बार्गेनिंग हो। दूसरी बार्गेनिंग
होगी ईरान की, क्योंकि अमेरिका चाहता है ईरान को इन्फ्लुएंस करे चाइना हरमुज के लिए, और जो उनको कंसेशंस चाहिए ईरान से उसके लिए, राइट सर। न्यूक्लियर, तो वहां पर वो बार्गेनिंग चलेगी। उधर फिर रशिया का भी एक एंगल है, क्योंकि रशिया के ऊपर चीन को प्रेस करने की कोशिश कर रहा है यूएसए, एंड चीन चाहेगा कि जो इनकी रिलेशनशिप रशिया के साथ है वो सेपरेट रखी जाए, जो चीन और यूएस की रिलेशनशिप है उससे। और इन रिटर्न क्या देने वाला है, वो मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को खरीदने की बात करेंगे। उनके जो है बोइंग के बारे में, जो 200 बोइंग के बारे में बात हो रही है, आई थिंक उस पर वो मूव करेंगे। तो ये एक बहुत ही आई थिंक चेस गेम चलेगा दोनों के बीच, और चीन की बहुत बड़ी इच्छा है कि अमेरिका उसको अपने समकक्ष माने, तो उसके लिए वहां पर वो प्रेस करेंगे कि हम दुनिया की जो समस्या है मिलकर के हम बने। और ट्रंप मेरे ख्याल से जिस तरह से वो बिहेव करता है, हो सकता है उस पॉइंट पर वहां वो एग्री हो जाए, क्योंकि मई में ऑलरेडी कोई इंडिकेशन बात की दे चुके हैं। तो मेरे विचार से ब्रॉड जो डिस्कशन होने वाला है इन क्षेत्रों में होगा। ऑफकोर्स और चीजें भी जुड़ेंगी, लेकिन एक वे बहुत बड़ी बार्गेनिंग होगी एक दूसरे के बीच में, उससे किसको क्या फायदा होगा, दूसरे देशों को क्या अंतर पड़ेगा। जबकि आपने साउथ कोरिया का नाम लिया, जापान का लिया, रशिया की मदर का, यूरोपियन का, उनको क्या फायदा नुकसान होगा, आई थिंक वो प्रेसिडेंट ट्रंप उसको ये ज्यादा बॉदर नहीं करने वाले हैं, वो केवल अपना इंटरेस्ट। थैंक यू। ऑलराइट सर, प्लीज स्टे विद मी। प्रोफेसर स्वर्ण कुमार सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रोफेसर साहब, अभी जब इस पूरे दौरे को मैं स्टडी कर रहा था, और बहुत सारे सवाल मेरे मन में है, लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है, क्या चाइना अब अमेरिका पर, चाहे डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन की बात रही हो, बिजनेस की बात रही हो, कारोबार की बात रही हो, इंटरनेशनल इम्पैक्ट की बात रही हो, क्या चाइना अब अमेरिका के सामने 20 होता दिख रहा है, या सिर्फ ये हमें लग रहा है क्योंकि हमने हमेशा अमेरिका को सुपर पावर देखा है, तो जब कोई देश उसके पर चढ़ाई करता है तो हमें ऐसा लगने लगता है कि शायद अमेरिका दब रहा है? सर धन्यवाद। पहली बात तो ये कि आप देखें कि चीन और अमेरिका दुनिया की न केवल सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं सर, उन दोनों के बाद जो तीसरी अर्थव्यवस्था आपने जिनका जिक्र भी किया, वो उनसे 1/3 से भी कम है, चीन से या अमेरिका से। अमेरिका की आज जो जीडीपी है 30 से 32 ट्रिलियन डॉलर है, राइट सर। चीन की 19 या 20 ट्रिलियन डॉलर है। तो कुल मिलाकर दोनों का 1/3 से भी ज्यादा विश्व की जीडीपी इनके पास है। तो इनके राष्ट्राध्यक्षों की जब बातचीत होती है आपस में, तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है कि क्या होगा। और यदि इन दोनों में तनाव रहता है तो उसका खामियाजा जाहिर है कि न केवल उनके आपसी रिश्तों पर होगा, बल्कि पूरे विश्व पर उसका प्रभाव होगा। उसके जो सबसे पहले लक्षण हम देख रहे हैं, वो लगातार खबरों में है कि चीनी जो इंटरलॉक्यूटर्स हैं वो फिर से बहुत ही एक तरह से फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की टीम को बहुत कम ही पता होता है कि क्या होने वाला है। मई का जो शिखर सम्मेलन बीजिंग में हुआ, उसका जिक्र अभी भी हुआ, उसमें भी ट्रंप ने 3 बार, आपको याद होगा, तारीख बदले थे अपनी मर्जी से। और अभी भी उनकी टीम में तय नहीं हो पा रहा है कि चीनियों के साथ मुद्दा क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, किन बातों पर बात होनी है या नहीं। तो वो लगातार असमंजस एक तरह से बना हुआ है, वो परेशानी का एवज है एक तरह से। और दूसरी बात यह कि लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सप्ताह या महीनों में राष्ट्रपति ट्रंप की झल्लाहट जो है वो बहुत तेजी से उभर कर सामने आई है। करीब 40 बार वो कह चुके हैं कि ईरान के साथ संधि होने वाली है, हो गई है, हो रही है, वगैरह वगैरह। और वो झल्लाहट भी मुझे लगता है इन रिश्तों में अपना प्रभाव डालेगी। यहाँ तक चीन का सवाल है, वो अमेरिका एक समय में बहुत तेजी से एक अभियान खड़ा किया था, उसने यूक्रेन का साथ देकर रूस से एक तरह से प्रतिस्पर्धा करने का, वहां से लगभग पीछे हो चुका है। अब यूरोपीय देश अपने आप कुछ वहां यूक्रेन की सहायता में लगे हुए। तो यूक्रेन ईरान दोनों युद्धों में अमेरिका हताश, और एक तरह से उनकी सीमाएं लगातार सामने आई हैं। ठीक इसीलिए मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यह तय किया है कि जब वो अमेरिका जाएंगे, हालांकि महासभा जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का जो सेशन है वो 22 से शुरू हो रहा है अगले महीने, वो उसको संबोधन नहीं करना चाहते, क्योंकि पिछली बार 2015 में जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संबोधन किया था यूएन जनरल असेंबली का,
महासभा का, तो उन्होंने जाने वाली है। इस वक्त वो अमेरिका को यूक्रेन और ईरान के युद्ध में फंसा देखकर कुछ इस तरह का संबोधन करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि वो बायलैटरल लेवल पर उसको किस तरह से सुलझाना है उसकी कोशिश कर सकें। पर उसमें ये उनका चुनौती आज ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। वो क्या कहेंगे? बीजिंग गए तो उन्होंने कहा आई एम प्राउड ऑफ बीइंग योर फ्रेंड और ये सब कहा, जबकि आपने देखा होगा कि मई में राष्ट्रपति शी जिनपिंग का व्यक्तित्व जो है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो बहुत ही स्टेबल था उस वक्त। तो क्या यहाँ जो दूसरे देश में आज राष्ट्रपति शी जिनपिंग जाने वाले हैं, वो चाहते हैं कि चीजों को पहले से ही अच्छी तरह से तय किया जाए कि किन मुद्दों पर बात होगी, क्या बातें होंगी। मई में आपको याद होगा उन्होंने एक मिलकर यूएस चाइना बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाया था, उसकी अभी तक पहली बैठक भी नहीं हो पाई है। तो ये आर्थिक मुद्दे मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्रभावी रहेंगे। अब देखें जो स्टेट डिपार्टमेंट है, जब संवाददाता उनको पूछते हैं कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग आने वाले हैं क्या होगा, वो कहते हैं व्हाइट हाउस से बात कीजिए। उनको पता भी नहीं है कि क्या होने वाला है। मई के शिखर सम्मेलन में भी ठीक वैसा ही हुआ था। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव और यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी वो ज्यादा उसको तय कर रहे थे कि मई में भी जब बीजिंग जाएंगे तो किन बातों पर क्या किया जाएगा। तो राष्ट्रपति ट्रंप की अपनी जो टीम है उसमें ही दाएं हाथ को नहीं पता बाएं हाथ क्या करना है, राष्ट्रपति ट्रंप सोशल ट्रूथ पर क्या लिखने वाले हैं। तो ये जो एक छवि पूरे विश्व के सामने जाती है वो ये कि लगातार अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व से पीछे हटता ही हुआ नजर नहीं आ रहा जी। उसकी सीमाएं लगातार नजर आती हुई सामने आ रही हैं। इसलिए चीन अपने आप को प्रतिस्पर्धा में टकराव के नजरिए से आगे नहीं पेश करना चाहता, पर उसकी जो साख है, उसकी जो वर्चस्व है विश्व के स्तर पर, वो साफ नजर आ रहा है कि चीन का धीमे धीमे परोक्ष रूप से वर्चस्व बढ़ रहा है। और इसी के चलते थोड़ा तनाव भी है। अब देखिए अभी 2-3 दिन पहले पीटर नवोरो जो सलाहकार हैं व्यापार को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप के, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है। बड़ा दिलचस्प नाम उस रिपोर्ट का है, द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम। ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह की सोच रखते हैं राष्ट्रपति ट्रंप और उनके जो सलाहकार हैं या उनके मंत्री हैं। और उसके ही पिछले महीने उन्होंने अपने कई चीनी कंपनियों पर उन्होंने प्रतिबंध लगाए कि उनका निर्यात नहीं होने देंगे अमेरिका। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा ये उइगुर फोर्स लेबर प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत उन्होंने कई कंपनियों के ऊपर ये रोक लगाई। उसके जवाब में चीन ने भी 7 अमेरिकन कंपनियों पर इस तरह के अंकुश लगा दिए। तो ये अर्थव्यवस्थाएं जो हैं उनकी जो आपस में टकराव है वो मुझे लगता है तय करेगा कि राजनीति या भू राजनीति में इनका आपस में तालमेल कैसा बनेगा। चीन चाहता है कि खुलकर टकराव ना हो, परोक्ष रूप से धीरे धीरे वो अपनी वर्चस्व को बढ़ाता जाए। और इस माहौल में जब राष्ट्रपति ट्रंप बिल्कुल हारे हुए नजर आते हैं, चाहे वो ईरान हो या यूक्रेन, और जितने उनके साथी देश आपने जिक्र किया है वो अपना अपना सोच रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका के नेतृत्व के ऊपर जो निर्भरता है उसको कैसे कम किया जा सके। यूरोपीय देश हो, दक्षिण एशिया के देश हो, भारत भी उसी तरह से करीब 40 देशों से अपना व्यापार संधि करने में लगा हुआ कर चुका है और भी आगे कर रहा है। तो ये टकराव जो है वो परोक्ष रूप का है। इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप क्या वो अपनी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाने की कोशिश करेंगे इस झल्लाहट में, उस शिखर सम्मेलन में, या नहीं, वो तय करेगा कि कितनी समझ साझा हो पाएगी या कितनी नहीं हो पाएगी। ऑलराइट सर, इससे पहले कि मैं दिगंबर साहब के पास जाऊं, प्रोफेसर करोड़ी सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ये कोई यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष नहीं है कि ट्रंप व्हाइट हाउस में बिठा के अपने बगल में चाय के साथ डांट लगा दें। ये जिनपिंग है, बोलते कम है, उनकी बॉडी लैंग्वेज सर मैंने बहुत करीब से देखी है, बहुत लेस रिएक्टिव हैं। अगर आप 10 बात उनसे कह रहे हैं तो वो आपकी तरफ देख के खाली मुस्कुराते हैं, और जब आप 100 बात की सिर्फ एक जवाब देते हैं तो बहुत उनको इंट्रोवर्ट कह सकते हैं, वेरी इंट्रोवर्ट प्रेसिडेंट, लेकिन कम बोलते हैं, एक्शन बहुत करते हैं बैक डोर से। आप इस यात्रा को सर कैसे देख रहे हैं, और क्या ये जिनपिंग की यात्रा दिखा रही है कि अमेरिका की अकड़ अब कम होती जा रही है? देखिए अमित, पहले तो आपने जो कमेंट किया उनकी बॉडी लैंग्वेज और स्टाइल को, मेरे ख्याल से जापानीज और चाइनीज हैं, उनकी तहजीब ऐसी है कि वो सुनते ज्यादा हैं, बोलते कम हैं। जापानीज में भी ये है, तो हो सकता है इस क्षेत्र की तहजीब हो। लेकिन चीन और रशिया दोनों को अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन
बहुत लंबे समय से राइवल के रूप में देख रहा है। ईरान और नॉर्थ कोरिया को रोग स्टेट के रूप में देखता रहा है। लेकिन ट्रंप अपना ये परसेप्शन मुझे लगता है बदलना चाहते हैं। राइट। क्यों बदलना चाहते हैं? अगर ये तीसरी मीटिंग होगी अभी जिनपिंग की और ट्रंप साहब की होगी, पहली मीटिंग साउथ कोरिया में हुई और उसको मैं कुछ सीमा तक ट्रंप के पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेसफुल कह सकता हूं। और ट्रंप ने यहां तक कहा कि हम G2 बना रहे हैं, चाइना और अमेरिका मिलके। G2 की बात उन्होंने की। सेकेंड मीटिंग बीजिंग में रही। ट्रंप साहब बहुत बड़ी अपना डेलीगेशन लेके आए थे, बहुत बड़ी टीम थी, लेकिन मुझे लगता है कि जो ट्रंप साहब चाहते थे उस एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई। उनको इसको ज्यादा सक्सेसफुल नहीं कह सकते। अब तीसरी हो रही है तो चाइना बहुत ही प्रिपरेशन के साथ, पूरे होमवर्क के साथ शी जिनपिंग वहां जा रहे हैं। तो एक तो हम सामान्यतः ये परसेप्शन रखते हैं कि चीन और अमेरिका राइवल हैं। देखिए अमित, अगर हम ट्रेड को देखें तो पिछले 25 साल में चाइना ने ट्रेड के मामले में यूरोप को रिप्लेस किया है, अमेरिका को नहीं किया है। अमेरिका मेन ट्रेडर था ही नहीं, यूरोप था। तो सबसे ज्यादा चैलेंज अगर चाइना से मिला है तो यूरोप को मिला है। यूरोप का ट्रेड सबसे ज्यादा था दुनिया में। लेकिन खैर ट्रेड को बात छोड़ दें, लेकिन दूसरी चीजें हैं उनमें चाइना को बहुत से मामलों में राइवल मानते हैं, टेक्नोलॉजी को लेके, रणनीति को लेके और चाइना के प्रभाव को लेके। और अमेरिका की जो हेगेमनी है या सुपर पावर स्टेटस है उसको वो चाइना को राइवल नहीं, चैलेंज मानते हैं। लेकिन ट्रंप साहब का एटीट्यूड है वो ट्रांजैक्शनल है। वो चाइना को अपना राइवल या एनिमी नहीं मान के मुझे लगता है कि पार्टनरशिप चाइना से करना चाहते हैं। इसके लिए एक तो G2 का तो कहा ही था उन्होंने, एक बार C5 का कंसेप्ट भी दे दिया था। इंडिया, जापान, चाइना, रशिया और यूएस मिलके दुनिया को का रीशेप करें ग्लोबल ऑर्डर को, ये भी वो कह चुके हैं। तो मुझे लगता है कि चाइना बहुत सीरियसली जा रहा है। लेकिन जैसा प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब ने कहा कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में अभी क्लैरिटी नहीं है। इवन टीम ट्रंप है उसमें भी मुझे लगता है कि काफी डिवीजन है, कंसेंसस नहीं है। एक तरफ रूबियो, हेगसेथ वो अलग परसेप्शन रखते हैं, दूसरी तरफ JD वेंस हैं उनका अलग है। तो इन सबको एक साथ लेके एक तरह की सिनर्जी बैठा के ट्रंप किस तरह से बातचीत करते हैं, क्योंकि देखिए शी जिनपिंग ने जनरल असेंबली को स्किप कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ इन 3 विजिट के साथ साथ अमेरिका की विजिट से पहले 2 महत्वपूर्ण समिट भी हो रहे हैं, SCO समिट और ब्रिक्स समिट। और इनका इनपुट क्या होता है चीन के इंटरेस्ट में, वो उन शी जिनपिंग के परसेप्शन को डिटरमिन करेगा। क्योंकि देखिए SCO और ब्रिक्स दोनों में ही चाइना बहुत प्रभावशाली है। अगर मैं ये कहूँ SCO तो चाइना का ही ब्रेन चाइल्ड है और ब्रिक्स में चाइना बहुत प्रभावशाली है। तो इससे क्या इनपुट मिलता है फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर को लेके, वो शी जिनपिंग का वहाँ क्या परसेप्शन रहता है उसको डिटरमिन करेगा। तो अब देखते हैं कि ट्रंप साहब अपना ट्रांजैक्शनल अप्रोच रख के चीन के साथ पार्टनरशिप का एटीट्यूड रखते हैं या वही होस्टाइल। मुझे लगता नहीं कि ट्रंप को चीन के साथ कोई होस्टाइल एटीट्यूड रखेंगे, क्योंकि पिछले 2 मीटिंग में जिस तरह का हमने देखा है कि ट्रंप साहब होस्टाइल एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। इनफैक्ट अमेरिका ट्रंप की टीम है वो अलाइज के प्रति ज्यादा सस्पिशियस हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका के अलाई हैं, ट्रेडिशनली जो अलाई रहे हैं वो अमेरिका के लिए लायबिलिटी बन गए हैं। उन्होंने अमेरिका से फायदा उठाया है, चीन ज्यादा नहीं उठा रहा है। चीन ने इनिशियली फायदा उठाया, जिसको हम अमेरिका का ये कंसेप्ट भी आया था कि 71 में के बाद किस तरह से चाइना प्रभावशाली रहा, अमेरिका का एक अमेरिका से फायदा उठाया। लेकिन अब ट्रंप साहब ये नहीं मानते कि चीन कोई अमेरिका के लिए लायबिलिटी है और इसीलिए वो आजकल सबसे ज्यादा दबाव अलाइज पे बना रहे हैं। और अभी रिसेंटली साउथ कोरिया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज को लेके भी उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो फ्रेंडली हैं, अच्छे हैं। और हेगसेथ को आदेश भी दे दिया
कि आप अभी तो कर लीजिए, पहले से तय है मिलिट्री एक्सरसाइज, भविष्य में ऐसा आगे मत कीजिए। तो इस तरह का जो एटीट्यूड है, मुझे लगता है कि ट्रंप साहब अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे और एक पार्टनरशिप का एटीट्यूड रखेंगे, क्योंकि ये अमेरिका की मजबूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई अमेरिका ग्रेस देना चाहता है चाइना को, लेकिन जिस तरह अमेरिका अब फंस चुका है, क्योंकि अमेरिका की जो हेगेमनी है या उसके डोमिनेशन की ओवर रीच की स्थिति आ गई है। अपना प्रभाव एक्सपेंड तो कर लिया, अब मैनेज करना अमेरिका के लिए मुश्किल हो रहा है। इसलिए वो ये चाहेंगे कि इतना चैलेंज नहीं बने कि चाइना एक ब्रूटली तरीके से रिप्लेस करे अमेरिका को, इसलिए वो पार्टनरशिप का एटीट्यूड रखेंगे और हो सकता है कि कुछ मामलों को लेके समझौते भी हो जाएं, व्यापार को लेके, या विशेष रूप से मुझे लगता है न्यूक्लियराइजेशन जैसे इश्यूज हैं, आर्म्स को लेके, ऐसे मामलों में कोई न कोई समझौता हो सकता है, क्योंकि जो स्टार्ट ट्रीटी थी रशिया और अमेरिका के बीच में वो एक्सपायर हो गई है। रशिया ने कहा कि इसको हम 1 साल बढ़ा लेते हैं, फिर नई ट्रीटी कर लेते हैं। तो ट्रंप ने कहा कि नहीं, इसमें केवल 2 कंट्री नहीं रहेंगे, और कंट्रीज को भी सम्मिलित करेंगे, चीन है या और दूसरे न्यूक्लियर कंट्रीज हैं। तो ऐसे मुद्दे पे भी मुझे लगता है कि बातचीत हो, जिसको ट्रंप साहब डी न्यूक्लियराइजेशन कहते हैं ईरान के केस में या दूसरे केसों में। तो मुझे लगता है कि वाइड रेंज बात होगी। ट्रेड तो बहुत ही गौण मामला होगा, प्रमुख नहीं होगा, क्योंकि ट्रेड के मामले में चाइना अमेरिका के लिए चैलेंज रहा ही नहीं। अमेरिका के पास कोई कंज्यूमर आइटम्स मैन्युफैक्चरिंग होते ही नहीं है, तो वो दुनिया में एक्सपोर्ट करेगा। तो दूसरे मुद्दे हैं, उनको लेके मुझे लगता है कि दोनों में कोई सहमति बनेगी, और शी जिनपिंग पूरी प्रिपरेशन के साथ बहुत ही अटेंटिव तरीके से रहेंगे। जिस तरह की ये स्ट्रक्चर की जा रही है बातचीत, मुझे लगता है बिल्कुल सकारात्मक होगा दुनिया के लिए। जी हाँ, ठीक है दिगंबर साहब, मैं माफी चाहूँगा थोड़ा देर से आपके पास आया। मैं चाहता था कि सब सुनकर आप एक मुझे कंक्लूजन दीजिए जिनपिंग के दौरे को लेकर। दिगंबर साहब देखिए, अमेरिकन इकोनॉमी की हालत क्या है ये हम सब जानते हैं। हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे मजबूत और ख़तरनाक डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस नंबर्स आपके पास हैं, दैट आई अंडरस्टैंड। लेकिन पिछले 5 सालों में अमेरिकन इकोनॉमी को बहुत झटके लगे हैं। टैरिफ वॉर जो शुरू किया ट्रंप ने, उससे बहुत नुकसान अमेरिका को हुआ। इसके अलावा फार्मा सेक्टर से बहुत सारा जॉल्ट आया है। शेयर मार्केट बहुत टंबल किया, ईरान वॉर की वजह से क्रूड में बहुत फ्लक्चुएशन हुई, और वहाँ पर तस्वीरें ये हैं कि सर लोग अपने घर बेचकर क्रेडिट कार्ड के बिल भर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया में ये दिक्कत नहीं है, कि वहाँ पर इंडिया में क्राइसिस नहीं है, लोग डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे हैं या क्रेडिट कार्ड के बिल यहाँ पर घर बेचकर, प्रॉपर्टी बेचकर, गाड़ियाँ बेचकर लोग नहीं चुका रहे हैं। ये दुनिया में हर हिस्से में, हर खित्ते में ये होता है। लेकिन पहले डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं चाइना, वहाँ पर जिस तरह से वो बात करते, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी, ऐसा लग रहा था कि चाइना के सामने झुके हुए हैं। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, मे बी आई एम रॉन्ग दिगंबर साहब, मैं गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन अब जिनपिंग वहाँ पर जा रहे हैं, जैसे कि प्रोफेसर साहब, 2 इंडिया के टॉप मोस्ट प्रोफेसर मेरे साथ डिबेट में हैं, आई एम वेरी लकी टू हैव देम। तो वो जो इंटरप्रिटेशन सर कर रहे हैं, उसके लिहाज से मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ दिगंबर साहब कि अमेरिका के लिहाज से ये कितना क्रूशियल है, और क्या सिर्फ कारोबारी रिश्ते बेहतर करने और इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिहाज से अमेरिका इस मीटिंग को देख रहा है? हाँ, अमित जी, सबसे पहले धन्यवाद। मैंने भी सुना अपने सभी पैनलिस्ट से। सो आपके सवाल पे मैं जवाब दूंगा। क्या ये ट्रांजैक्शनल होगा? मोटे तौर पे आप यही पूछ रहे कि अमेरिका रिश्ते अपने चाइनीज से शुरुआत करने के लिए, वो इकोनॉमी पे मैं थोड़ा लेट आऊंगा। सो मेरा सबसे पहला मानना है, ट्रम्प साहब को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि अभी चाइना के साथ भले ही आप कम्पीट करें और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन भी कंपटीशन जरूर करे, लेकिन हमेशा याद रखना 2 बड़े जो सुपर पावर्स जिस तरीके के माना जाते हैं, टॉप 2 कंट्रीज जिसको माना जाता है, चाहे वो यूएसएसआर के टाइम पे हो, अभी चाइना वर्सेस यूएस के टाइम पे हो, तो दोनों कभी लड़ते नहीं है डायरेक्ट, वो शैडो वॉर्स करते हैं, अभी भी वो जारी है। आपको चाहिए तो देख लीजिए, सीआईए ने रिसेंटली ओपनली रिक्रूट करने को बोला मंडेरियन स्पीकिंग पीपल को, जो हैप्पी जनरल्स है उनको बुलाने के लिए। वो ओपन वॉर तो है, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन वो डायरेक्टली लड़ेंगे नहीं, ये भी सच है। वो शैडो वॉर्स होंगे, जैसे यूक्रेन है, जैसे ईरान है, जैसे ये है, उसमें होंगे। उसके साथ साथ अभी पर्सनली चाइना ने कई सारे लेवरेज डेवलप किया है अमेरिका के खिलाफ। इससे पहले ये सिचुएशन नहीं था। अब लेवरेज ऐसे थे कि, अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। ट्रंप साहब की सबसे बड़ी जो
इलेक्टोरेट आती है, वोटिंग पॉपुलेशन आती है, वो रूरल अमेरिका से आती है, वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट होती है, उनकी सोयाबीन, और उनके सबसे बड़ा खरीदार था चाइना। उन्होंने उस पर बिल्कुल कुछ खरीदा ही नहीं है। उससे क्या हुआ कि उनके ऊपर प्रेशर हो रहा है। सो एक तरीके के लेवरेज हो गया उनको कि देखो आपको ये चीज करना है तो फिर हम उसके साथ, इसीलिए वो जब मई में चाइना गए थे, वहां पे कुछ एग्रीमेंट हुआ कि हम इतने सोयाबीन खरीदेंगे। अब वो कहाँ से खरीद रहे? वो खरीद रहे कहाँ से? वो खरीद रहे हैं अपने इनके वेनेजुएला से। सो जो अपने ट्रम्प साहब ने उनको लोन दिया, वो लोन के पैसे से वो सोयाबीन कर रहे हैं, वो सोयाबीन को वो खरीद रहे हैं। जो अपने यहाँ के उनकी वोटिंग पॉपुलेशन काफी नाराज है उसको लेके, एक चीज है। और ऐसे कई सारे लेवरेज उन्होंने प्रेजेंट किया जब डोनाल्ड ट्रम्प वहां पे मीट हुई थे अलॉन्ग विद उनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो उसमें एक और लेवरेज था क्रिटिकल मिनरल्स का। उससे पहले कोई सोचा नहीं था कि चाइना इस तरीके के क्रिटिकल मिनरल का ये करेगा, क्योंकि लगातार चाइना के ऊपर अमेरिका ने प्रेशर कर रहा था। जिस तरीके से उनके चिप्स पे रोका जा रहे थे, एडवांस चिप बेचा नहीं जा रहा था, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए चाइना ने भी लेवरेज डेवलप करके बताया कि देखो हमारे पास ये लेवरेज भी है, हम ये भी पुल आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके की जब बातें होती है तो आपको कहीं ना कहीं बैकफुट आना पड़ता है, रिएसेस करना पड़ता है, एक चीज़ है। दूसरी चीज़, अभी ट्रम्प की और करंट एडमिनिस्ट्रेशन को नेचर तो आपको पता है, वो ट्रांसैक्शनल, वो अपने को टेबल पे क्या है ये अभी का सोचते हैं, लॉन्ग टर्म के नहीं सोचते, लेकिन पीछे एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्यूशंस ले रही है। जहाँ तक इकोनॉमी में कई सारे इश्यूज हैं। अब जैसे आपने भी बताया कि उसमें कोविड का फैक्टर है, उसके बाद से ट्रम्प का टैरिफ है, ये सब चीज़ों के लिए ग्लोबल इकोनॉमी का इम्पैक्ट है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी चाइना समझता है कि अमेरिका इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट मिलिट्री पावर, अभी भी प्रोजेक्ट कर सकता है साउथ चाइना सी से लेके, ईरान से लेके, यूक्रेन से लेके ए तक। और चाइना कभी अभी तक आज तक कहीं लड़ा नहीं है। आप इसको भी याद रखना होगा कि चाइना डजंट फाइट डायरेक्टली, वो हमेशा अपना लेवरेज ट्रेड की तरह करता है। ट्रेड में कई जगह लगभग 140 कंट्री से 145 कंट्री से चाइना का ट्रेड नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है दुनिया में कंपेयर टू यूएस। अभी वो ओवरटेक कर चुका है कई सेक्टर्स में ट्रेड में, और ग्लोबल ट्रेड के सेंट्रल हब अभी चाइना लगभग बन चुका है। इसको वो ट्रेड के नजरिए से तो अमेरिका को कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे है, लेकिन बाकी सारे चीजों में अभी भी अमेरिका पावर प्रोजेक्ट कर सकता है, ये मेरा मानना है। और दो और चीज मैं टुक शब्दों में बोलना चाहता हूँ। एक है अमेरिका का और चाइना की जो पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग में काफी डिफरेंस है। अभी रिसेंटली कई सारे इसमें एक चर्चा में है कि अमेरिका में जो डिसीजंस होते हैं वो ज्यादातर लायर्स लेते हैं, काफी सारे लिटिगेशन होते हैं, एक दूसरे की गवर्नमेंट और एजेंसीज के अप्रूवल्स, इन सब चीजों में आप डेटा सेंटर्स को लेके देख लीजिए, ये सब कहीं भी मामलों को देख लिए, वहां पे लॉयर स्टेट बन गया है। जहां तक अमेरिका है वो इंजीनियरिंग स्टेट हो गया है, सॉरी जहां तक चाइना है वो इंजीनियरिंग स्टेट है, जिसमें हर चीज, हर प्रॉब्लम को वो इंजीनियरिंग नजरिए से देखते हैं, और उसमें सबसे सेंट्रल ब्यूरो में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स हैं, वो इंजीनियरिंग सोल्यूशन निकालते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी इन सब चीजों में देखा तो कितना चाइना ने यूएस से सबसे ज्यादा कई गुना ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, कहीं गुना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, कई सारे सेक्टर्स में वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्रिटिकल रेस अभी भी है एआई टेक्नोलॉजी में, यूएस के पास अभी भी कई सारे लेवर्स हैं और ग्लोबल ऑर्डर है। इन सब चीज़ों अभी भी चाइना को लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते, जिस तरीके के उनके डेट डिप्लोमेसी है, ये सब है। लेकिन अमेरिका भी उसी तरीके के नज़रिए से देखा जा रहा है अभी, जिस तरीके से उन्होंने साउथ चाइना सी में हो गया, जिस तरीके के सपोर्ट शो करना था वो थोड़ा कम दिख रहा है। और वैसे ही अभी आप रिसेंटली साउथ कोरिया को भी देखिए, जिस तरीके से ट्रम्प ने अपने अलाइज को प्रेशर बना रहे अगेंस्ट उनके वेल नोन डिक्टेटर्स मान लीजिए, वेल नोन लेकिन अपोनेंट्स मान लीजिए। पुराने एडमिनिस्ट्रेशन से ये काफ़ी डिफरेंट अप्रोच है। क्या ये सक्सेसफुल होगा, क्या इसको बायलैटरल यूएस में कंसेंसस मिलेगा, वो देखने की बात है। लेकिन फिलहाल तो ये डिस्कशन में यही रहने वाले, जैसे प्रोफेसर साहब ने और कई सारे पैनलिस्ट ने बताया, एक तो ईरान वार होगा, एक तो यूक्रेन वार भी होगा, और साउथ चाइना सी भी होगा,
इनकी करंट एडमिनिस्ट्रेशन की लेके जैसे सोयाबीन ये सब चीज़ों पे बातचीत होगी। लेकिन एक और बात मैं ये दर्शाना चाहता हूँ कि एक चीज़ क्लियर है कि ये जो अभी जो यूएन को स्किप कर रहे हैं कहीं ना कहीं दर्शाता है कि यूएन काफी कमजोर हो रहा है। नंबर 1 नंबर 2 होने के बावजूद भी वो यूएस में होने के बावजूद भी वो यूएन में एड्रेस नहीं करना एक वीकनेस है अभी ग्लोबल ऑर्डर का, ये मैं मानता हूँ। ऑलराइट, एम्बेसडर सिंघल मेरे साथ बने हुए हैं। सर सारे एक्सपर्ट्स की बात हमने सुन ली, लेकिन भारत के लिहाज से भी बात करना बहुत ज़रूरी है सर। डिप्लोमेसी में आपने भी कई बार मुझे बताया, मेरे शो के दौरान आपने भी समझाया कि डिप्लोमेसी में कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता है सर। वो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, आपकी नीड क्या है, आपके वांट्स क्या हैं, उसके हिसाब से रिलेशंस में तब्दीलियाँ आती रहती हैं। लेकिन भारत के लिहाज से भी समझना बहुत ज़रूरी है सर। अमेरिका चाइना का करीब आना, चाहे अपने कारोबारी फ़ायदे के लिए हो या डिप्लोमेटिक फ़ायदे के लिए हो, भारत के लिहाज से आप क्या देख रहे हैं सर? हमारे लिए क्या ये एक तरह का अलार्मिंग सिचुएशन हमारे लिए होनी चाहिए या भारत को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इससे? देखिए, बात ये कि जब अमेरिका और चीन आपस में बातचीत करेंगे, एग्रीमेंट होंगे, खास तौर पर जब सामरिक रूप से अगर कोई बातचीत होगी, एशिया में डिप्लोमेट के बारे में बात या ताइवान के बारे में बात, तो भारत उसको बहुत करीबी से देखेगा, क्योंकि उसका असर तो सभी के ऊपर पड़ेगा। जैसा कि अभी सब पैनलिस्ट बात कर रहे हैं, जो भी बातचीत होगी उसका इम्पैक्ट सबको पड़ेगा। भारत का और जो अमेरिका का जो संबंध है वो अपने एक लेवल है, लेकिन उसमें एक थोड़ा चाइना एंगल भी है। लाइक क्वाड जो है, जिसको हम कहते हैं कि भाई क्वाड जो है वैसे किसी देश के स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं उसका इम्पैक्ट है, क्योंकि वो क्वाड में हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, उसमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात। तो अगर ये इस बातचीत का असर ये पड़ता है कि कैमरा स्टार्ट करते हैं ना प्रेसिडेंट ट्रम्प का अभी ना जी एम्बेसडर साहब, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच है, आई एम नॉट गेटिंग ये ऑडियो। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, मैं आपके पास और फिर मैं एम्बेसडर सिंघल के पास जाऊंगा। भारत के लिहाज से बहुत मुश्किल ये भी है सर कि भारत और अमेरिका के रिश्ते भी बहुत बेहतर नहीं है पिछले 1 सालों में अगर देखा जाए, चाहे वो रशिया की वजह से हो, चाहे वो टैरिफ का मसला रहा हो। लेकिन चाइना अभी सितंबर में ब्रिक्स समिट होने वाली है इंडिया में, उसमें बहुत उम्मीद है कि शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन भारत आएँ। ऐसे में क्या भारत को भी अपने जो गेम है उसको सेट करना ज़रूरी है? भारत को भी अपने डिप्लोमेटिक टाई अप्स और अपने बायलैटरल कम्युनिकेशन और बिजनेस कम्युनिकेशन को चाइना के साथ दुरुस्त रखना चाहिए, बिना इस बात की फिक्र किए कि चाइना और अमेरिका करीब आ रहे हैं? धन्यवाद। देखिए, 2 चीज़ें भारत की ताकत हैं आज। एक तो ये कि आज भी ईरान की वजह से ऊर्जा के इतने बड़े संकट के सामने भी जो वृद्धि दर भारत का है वो 6% से ऊपर है। दूसरा कि आज कोई भी इस तरह का प्रश्न नहीं है कि राजनीतिक स्थिरता में कोई प्रश्न चिन्ह हमारे यहाँ है। इसलिए निवेश व्यापार में इन दोनों चीज़ों को लेकर आकर्षण होता है भारत का एक तरह से बना हुआ। हाँ, कुछ रिश्तों में खटास है, परेशानी है, टकराव भी है कभी कभी, पर आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी की जून में G7 शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति ट्रंप से सीधी बात हुई थी। बहुत लंबे अंतराल के बाद ये बातचीत हुई थी, तो उससे थोड़ा सा कह सकते हैं कि ठहराव भारत और अमेरिका के तालमेल बनाने में भी आया, ऐसा नज़र आता है। और दूसरी बात, जैसे आपने जिक्र किया कि अगले महीने 12, 13, 14 सितंबर को जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में होने जा रहा है, तो उसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आने की काफ़ी हद तक उम्मीद की जा रही है। और वो आते हैं तो चीन से भी एक तरह से कम आपस में तालमेल बनाने में शायद हम आगे बढ़ेंगे। चीन का व्यापार तो भारत के साथ बहुत बड़ा है ही, उसी तरह से भारत का व्यापार अमेरिका के साथ भी है। और लगातार ये आर्थिक जो व्यापार को लेकर तनाव है, उसके बावजूद हमारा निर्यात बढ़ा है। तो ये जो लगातार इस तरह से असमंजस में, टकराव में फिर भी एक तरह से तालमेल बनाकर जो भारत अभी तक चलता रहा है, और उसके साथ साथ लगातार दूसरे जो कई देश हैं उनके साथ लगातार व्यापार बढ़ाने की
निर्यात बढ़ाने की कोशिश में जो व्यापार संधियां हो रही हैं, हुई हैं, जिन पर बातचीत आज चल रही है, वो सब लेकर मुझे लगता है जो ओवरऑल पैकेज है भारत का, वो अपने आप में भारत की क्षमता All right, को sir. दर्शाता है। इसलिए सर मुझे लगता है कि मेरे पास इस तरह आखिर से के भारत का 30-40 जो सेकंड तालमेल है बचे वो हुए बना हैं। रहे। प्रोफेसर साहब, आई एम वेरी सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू। मेरे पास 30 सेकंड बचे हैं। दिगंबर साहब, मुझे 4 टेक अवेज बताइए जो आपको लगता है चाइना दौरे से, जिनपिंग के आने से अमेरिका को मिलने वाले हैं सर। 4 टेक अवेज, क्विक सर, 30 सेकंड्स लेफ्ट। 4 टेक अवेज में एक पहले टेक अवे है यूएस के एक्सपोर्ट्स जो करंट डेफिसिट है 202 बिलियन का, वो उसका इम्प्रूव करने का कोशिश होगा, सोयाबीन वगैरह बेच के, फर्स्ट होगा। सेकंड, ईरान के वार में कहीं ना कहीं चाइना का पीछे से नजर आ रहा है कि उनकी सपोर्टिंग, उस पर कहीं ना कहीं चर्चा होगी, उसमें कहीं ना कहीं अलाइनमेंट बन जाएगी या फिर कुछ कंसेशंस देंगे। और थर्ड, ये यूक्रेन वार पे भी थोड़ा बहुत बातचीत होगा। और ब्रिक्स में जहां तक हो सकता है कि चाइना ये सब चीजों को नहीं उठाए, वो वैसे कहीं ना कहीं एक हाई लेवल पे बातचीत होगी ये सब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन द शो। देश का सवाल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, करोड़ी सिंह साहब आपका बहुत शुक्रिया, एम्बेसडर सिंघल थैंक यू सो मच। दिगंबर साहब अमेरिका से जुड़े थे, उनका